जी, लास्ट लेक्चर में हमने टीसीपी का जो है रिलायबल ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म देखा था। वी टॉक के कैसे इवेंट्स जो हैं रिसीवर पे आते हैं और उनके अगेंस्ट रिसीवर जो है कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिसीवर को कुछ डेटा पैकेट मिलते हैं जो कि इन ऑर्डर हैं, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर के साथ आए हैं, तो रिसीवर कुछ देर के लिए वेट करता है। दैट डिले शुड नॉट एक्सीड 500 मिली सेकेंड्स, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टीसीपी सेशन जो है वो क्या कंप्यूटेशन लेके आ रहा है, उसके हिसाब से वो उसको कुछ देर वेट कर सकता है फॉर वन मोर सेगमेंट। जब दूसरा सेगमेंट आता है तो रिसीवर फौरन से एक्नॉलेज कर देता है। अगर उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर नया सेगमेंट नहीं आता है तो रिसीवर पिछले अनएक्नॉलेज सेगमेंट को एक्नॉलेज कर देता है। आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट जब भी आएगा रिसीवर इमीडिएटली सेंड्स बैक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेगमेंट आएगा जो गैप को फिल करता है, यूजुअली वो सेगमेंट भी आउट ऑफ ऑर्डर ही होगा, रिसीवर इमीडिएटली सेंड्स बैक एन एक्नॉलेजमेंट। जो सेंडर है वो एक्नॉलेजमेंट से मुराद एक एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट रहता है। जो भी एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलती है, सेंडर समझ लेता है कि इससे पहले की तमाम बाइट्स जो है रिसीवर पे रिसीव हो चुकी हैं सक्सेसफुली। इसी वजह से हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे डाउनलोड मैनेजर्स हैं जो हमें रिज्यूम और इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं, जनरली वो एक्नॉलेजमेंट का ये जो फीचर है इससे बेनिफिट कर सकते हैं। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द टाइम आउट। टाइम आउट एक ऐसी चीज है, अगर हम यहाँ इस सिनेरियो में वापस आके देखते हैं, होस्ट ए ने कोई पैकेट भेजा था टू डेस्टिनेशन बी। सेंडर के पास जानने के लिए कि पैकेट डेस्टिनेशन पे ठीक से रिसीव हुआ है या नहीं, सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले। अगर एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो सेंडर बिलीव्स के पैकेट डिस्कार्ड हो चुका है। हो सकता है पैकेट डेस्टिनेशन पे डिलीवर हुआ हो, एक्नॉलेजमेंट ना आ सकी हो, लेकिन दोनों केसेस में चाहे पैकेट डिलीवर नहीं हुआ चाहे एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, ठीक है, द सेंडर विल कंसीडर द पैकेट ड्रॉप एंड सेंडर विल रीट्रांसमिट द पैकेट। अगर सेंडर ने रीट्रांसमिट करना है खास टाइम आउट इंटरवल के बाद, तो अब एक सवाल आता है, टाइम आउट इंटरवल जो है ये कितना होना चाहिए। अगर आपको याद हो, इन लास्ट लेक्चर वी आल्सो जनरेटेड सम स्मॉल डिस्कशन। टाइम आउट इंटरवल जो था ये थोड़ा होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए था? जी एनीवन प्लीज। यूजर के लिए प्रेफरेबल है कि ये थोड़ा, और नेटवर्क के लिए कि ये ज्यादा हो। जी, वी टॉक के एप्लीकेशन जो है दे डू प्रेफर कि ये जितना कम हो उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये टाइम आउट इंटरवल अगर मजीद कम होता तो ये नेटवर्क जो है इस गैप को मजीद कम करके जल्दी डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर सकता था। टाइम आउट इंटरवल अगर बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतनी देर से सेंडर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन देर से सेंडर के रिस्पॉन्ड करने का एडवांटेज ये है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक्नॉलेजमेंट आ गई थी लेकिन मेरा टाइम आउट इंटरवल थोड़ा सा एग्रेसिव था, मुझे दोबारा से वो पैकेट जो है नेटवर्क में भेजना पड़ा। तो ये जो दोबारा से पैकेट में नेटवर्क में भेज रहा हूँ, टीसीपी में प्रॉब्लम ये है कि टीसीपी का ट्रांसपोर्ट हेडर इटसेल्फ टेक्स 20 बाइट्स ऑफ डेटा। आईपी नेटवर्क हेडर जो है इट आल्सो टेक्स 20 बाइट्स ऑफ डेटा एटलीस्ट। तो मुझे एक बाइट भी नेटवर्क में अगर दोबारा भेजनी है तो मुझे ये 40 बाइट ऐड करने हैं। यहीं से एक और चीज का हमें अंदाजा होता है, यूजुअली सेंडिंग लार्जर पैकेट्स सेव्स नेटवर्क बैंडविड्थ। क्योंकि मेरा अगर 1500 बाइट का पैकेट था या मेरा 10 बाइट का पैकेट था, तो दोनों के ऊपर जो हेडर है वो 40 बाइट का ही लग रहा होगा। ठीक है, फिर हम लिंक लेयर पे जाके देखेंगे कि लार्जर पैकेट भेजने के अपने कुछ नुकसान हैं। अगर मेरे सिग्नल में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस आ सकती हैं और इस तरह के रीजंस हो सकते हैं कि रिसीव्ड पैकेट में कोई बिट फ्लिप हो सकती हो, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा पैकेट साइज होगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरी ट्रांसमिटेड बिट्स में से कोई एक आधी बिट फ्लिप हो जाए। तो पैकेट साइज भी लिंक लेयर पे जाके हम ज्यादा डिटेल में इस चीज को देखेंगे। एक लिहाज से एक ट्रेड ऑफ होता है इसके अंदर। सेकेंडली, पैकेट साइज छोटा भेजने का रीजन हो सकता है एप्लीकेशन चाह रही हैं कि वो जल्दी से जल्दी डेटा भेजें। डिले जो है वो क्वालिटी को खराब कर सकता है। वॉइस इसकी एक एग्जांपल है। आई वुड इनकरेज कि आपको स्काइप या व्हाट्सएप पे कोई कॉल करें, ठीक है। इसके बाद आप अपनी मशीन पे चेक करें, जो पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं आपकी मशीन से जनरली 40-50 बाइट्स ऑफ डेटा के पैकेट्स हैं। इससे ज्यादा डेटा नहीं होता, लेकिन पर सेकंड नंबर ऑफ पैकेट्स बहुत ज्यादा हैं। सकता था उसमें रिसीवर का, लिसनर का जो है
वॉइस को सुनने का और परसीव करने की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो माउथ टू ईयर डिले होगा, फ्रॉम स्पीकर्स माउथ टू लिसनर्स ईयर डिले जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉइस में जितना ज्यादा ये डिले होना शुरू हो जाएगा, वॉइस की इंटरेक्टिवनेस जो है उतनी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन मेरा जो हेडर साइजेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जनरली वी ट्राई नॉट टू सेंड डेटा बैक टू द नेटवर्क अगेन जब तक कि हमें यकीन ना हो जाए कि पैकेट जेन्युइनली डिस्कार्ड हो चुका है एंड नाउ द पैकेट हैज टू बी ट्रांसमिटेड अगेन। तो इन दो डिस्कशंस के बाद अगला सवाल मेरा ये है कि टाइम आउट इंटरवल जो ये फिक्स्ड होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए? जी प्लीज। वेरिएबल सर। वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे मुझे, अगर मैं गूगल ही को पिंग कर रहा हूँ तो आई गेट टू सी कि जो राउंड ट्रिप टाइम आ रहा है वो मुख्तलिफ आ रहा है। ठीक है, मैं पीटीसीएल से जाता हूँ, मैं जोंग से जाता हूँ, मैं नयाटेल से किसी और आईएसपी से जाता हूँ, तो मेरा वही जो राउंड ट्रिप टाइम आता है मेरे किसी पिंग मैसेज को रिप्लाई आने का, उसमें फ़र्क है। मैं वायर्ड कनेक्शन पे जाता हूँ और वायरलेस पे जाता हूँ, उसमें फ़र्क है। अगर मैं सैटेलाइट लिंक जैसे कनेक्शन पे जाता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा जो राउंड ट्रिप टाइम है इट मे वेरी फ्रॉम मे बी 1 मिलीसेकंड टू अ सेकंड और 2 सेकंड्स। तो मुझे टाइम आउट इंटरवल को वेरिएबल रखना है। अगर मुझे वेरिएबल रखना है तो इसी डिस्कशन से मुझे एक पैरामीटर का तो अंदाजा हो रहा है कि मेरा राउंड ट्रिप टाइम जो है इट कैन बी अ वेरी गुड मेजर कि मैं इसको कंप्यूट कर लूं और इसकी बेसिस पे मैं कुछ इन्फर करूं कि टाइम आउट इंटरवल जो है वो इतना होना चाहिए। एग्रीड? यस सर। ओके। अभी मेरा एक और सवाल है, क्या मुझे एक सेशन में एक दफा टाइम आउट इंटरवल को कैलकुलेट कर लेना चाहिए और उसके बाद अपनी तमाम ट्रांसमिशंस जो हैं उसी टाइम आउट इंटरवल पे चलानी चाहिए, या अपनी कंटिन्यूसली अपनी उस कम्युनिकेशन सेशन के साथ साथ इसको रिकैलकुलेट करते जाना चाहिए? जी, योर पॉइंट, योर ओपिनियन। सर बार बार करेंगे तो यानी प्रोसेसिंग यूज होगी और वो नेटवर्क भी यूज हो रहा होगा। एक ही दफा कर लें तो बेहतर नहीं सर? प्रोसेसिंग पावर को बचाने के लिए एक बेहतर चीज़ थी कि मुझे बार बार कंप्यूटेशन नहीं करनी चाहिए। मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन एक्नॉलेज हुआ और मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है लार्ज फाइल डाउनलोड करने का, तो कुछ देर में आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि एक कम्युनिकेशन सेशन के अंदर भी राउंड ट्रिप टाइम जो है बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा होता है। नेटवर्क में मौजूद डेटा रेट्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहे होते हैं। मैं एक हाई डेफिनेशन क्वालिटी पे वीडियो सॉन्ग देखना शुरू करता हूँ और अचानक से जाके वो 240p पे आ जाता है, अचानक वीडियो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मेरे नेटवर्क के अंदर अवेलेबल कैपेसिटी थी जो मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ थी। तो मुझे अपने टाइम एक्सेस पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मेरी अभी करंट अंडरलाइन कैपेसिटी है मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर हम स्ट्रीम्स पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, वीडियोस बहुत अच्छी जा रही हैं, सारी डिस्कशंस हो रही हैं, अचानक से सम ऑफ यू विल स्टार्ट सेइंग कि सर आवाज़ नहीं आ रही या पिक्चर्स जो हैं उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रही हैं। दैट एक्चुअली मीन्स कि मेरे और उनके दरमियान में जो पाथ था, या इन पैकेट्स के और उनके दरमियान में जो पाथ था, वहाँ पे कुछ डिलेज आना शुरू हो गए। ठीक है, तो टाइम आउट इंटरवल को यस वी डू वांट कि हम उसको एक दफ़ा कंप्यूट करें, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे एक लॉन्ग लिव जो सेशन होगा टीसीपी का, उसमें ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा। दिस इज़ वेरी लाइकली कि मुझे गूगल से एक जो है राउंड ट्रिप टाइम 20 मिली सेकेंड मिल रहा हो, लेकिन 4 मिनट की फाइल डाउनलोड के बाद वो जो है टाइम वो 80 मिली सेकेंड पे पहुंच चुका हो, तो मुझे इसको कॉन्स्टेंटली कंप्यूट करना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली कंप्यूट करना है तो अब उसमें दो अप्रोचेज हो सकती थी। एक ये हो सकती थी कि मैं हर दफ़ा जो राउंड ट्रिप टाइम आ रहा है, लेट्स से एवरेजिंग द राउंड ट्रिप टाइम कुड बी अ गुड ऑप्शन, लेकिन अब मेरे पास मे बी एक जो है लॉन्गर टीसीपी सेशन, उसमें हो सकता है कि कई हज़ार फाइल्स एक्सचेंज हो चुकी हों। ठीक है, टू एवरेज सच अ बिगर नंबर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक पूरी सीरीज़ को एवरेज करना, और जहाँ पे रैंडमनेस है, मैं कोई फार्मूला या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। तो जनरली हम एक टर्म यूज़ करते हैं वेटेड मूविंग एवरेज की। वेटेड मूविंग एवरेज में हम करते ये हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा सैंपल आरटीटी है, ये मेरा लास्ट रिसीव्ड आरटीटी है। ठीक है, मैंने आरटीटी बहुत सिंपल है, जब मैंने पैकेट सेंड किया था मैंने टाइम नोट कर लिया था, जब मैंने पैकेट रिसीव किया था एक्नॉलेजमेंट उसकी मैंने टाइम नोट कर लिया था। ये जो टाइम डिफरेंस है
आई कैन से कि ये मेरा एक RTT है, ये मेरा सैंपल RTT है, ये मेरा लास्ट रिसेंट मोस्ट RTT है। लेकिन एक लॉन्गर सीक्वेंस भी तो चली होगी ना, उसके लिए मैं एक और मैयर जो है वो बनाता हूं, उसको मैं कहता हूं एस्टिमेटेड RTT है। एस्टिमेटेड RTT में मैं ये करता हूं कि मेरा जो भी लास्ट RTT था, सैंपल RTT था, कुछ वेटेज में उसको दे देता हूं, जो रिमेनिंग वेटेज होती है वो मैं अपनी पिछली जितनी भी हिस्ट्री चलती आ रही है, मे बी मैंने एक लार्जर फाइल डाउनलोड की थी, उसमें 10,000 पैकेट्स अब तक आ चुके हैं, उसकी कुछ हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग एवरेज है वो मैं इसको दे देता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैंने 0.125 इसको दिया है तो 87.5 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने 0.1 इसको दिया है तो 0.9 यहाँ आ जाएगा। दैट एक्चुअली मीन्स के 10% वेटेज मैंने दे दी लास्ट रिसीव्ड राउंड ट्रिप टाइम को, और 90% वेटेज मैंने दे दी जो मेरी पिछली हिस्ट्री मेंटेन हो रही थी। तो नाउ आई जस्ट हैव टू एवरेज टू नंबर्स, या वेटेड एवरेज करना है दो नंबर्स को। अब निस्बतन ये काम आसान हो गया, लेकिन इससे मैं अपने नेटवर्क के स्टैट्स के साथ चलती हुई एक सीक्वेंस मैनेज कर सकता हूँ, एक नंबर मैनेज कर सकता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक नीचे जो ग्राफ है ये मुझे शो कर रहा है राउंड ट्रिप टाइम्स एक TCP सेशन के अंदर एक्चुअल आते हुए डेटा में। यहाँ पे मुझे डिलेज बताए हुए हैं कितने कितने। अब गौर करें, जब डिलेज कम होते हैं तो मेरी एस्टिमेटेड नंबर भी कम होना शुरू हो जाता है। जब डिलेज में स्पाइक आती है तो फौरन से मैं अपना एस्टिमेटेड नंबर भी बड़ा करना शुरू कर देता हूँ। जैसे जैसे स्पाइक ज्यादा होती है मेरा एस्टिमेटेड नंबर ऊपर आना शुरू होता है, जैसे जैसे स्पाइक कम होती है वैसे वैसे मेरा एस्टिमेटेड नंबर नीचे आना शुरू होता है। मेरे पास ये जो अल्फा है ये ट्यूनेबल है, मैं इसको 0.1 की जगह अगर 0.4 कर दूंगा तो स्पाइक के अगेंस्ट जंप ज्यादा आएगा, हो सकता है मैं यहाँ कहीं आ जाऊँ। ठीक है, जनरली जो यूज्ड नंबर है स्टैंडर्ड्स में दैट इज 0.125, 12.5% वेटेज हम देते हैं अपने इस लास्ट नंबर को, और 87.5 वेटेज देते हैं हम इस हिस्से को। अब मेरा एक सवाल है, डू यू बिलीव कि हम जो लास्ट पैकेट है उसको हम कम वेटेज दे रहे हैं या ज्यादा वेटेज दे रहे हैं? जी 10% और 12% वेटेज टू द लास्ट राउंड ट्रिप टाइम एंड 88% वेटेज टू द हिस्ट्री। तो क्या आपको लगता है कि लास्ट जो रिसीव्ड मेरा RTT था मैं उसको एक रीजनेबल वेटेज दे रहा हूं? जी प्लीज। उसको ऑलमोस्ट 9% नहीं मिलेगा। जी यूस्टास, आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि मुझे नंबर्स को कैसे ट्यून करना चाहिए, क्योंकि ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है आपको अक्सर अपनी एप्लीकेशन लेयर पे भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, खासकर ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर यूट्यूब के फॉर एग्जांपल जो एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, जो ख्याल कर रहे हैं कि मुझे कब वीडियो प्ले आउट जो है 720p पे ले जाना है और कब उसको मैंने एक लोअर रेजोल्यूशन पे ले जाना है 240 के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं कर रही है, वो एप्लीकेशन लेयर कर रही है। वो देख रही है कि मेरे पास प्ले करने के लिए कितना वीडियो बफर मौजूद है, वो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर रही है। ठीक है, तो टाइमर की कैलकुलेशंस वहां पे मौजूद हैं। तो रियल टाइम और इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस जो हैं वहां पे जनरली आपको एट टाइम्स ये टाइमर्स कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हिस्सा है इन्फर करने का। अब इस मेथड को यूज करते हुए बहुत एफिशिएंटली टाइमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल अगेन वही था कि मुझे कितनी वेटेज देनी चाहिए रिसेंट मोस्ट टाइमर को। ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज देना इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। अगर मैं कहता हूँ 10% है सैंपल RTT की, लास्ट RTT की वेटेज, और 90% हिस्ट्री की वेटेज है, तो किसको ज्यादा वेटेज मिल रही है इन योर ओपिनियन? हिस्ट्री को ही सर। एक्चुअली नॉट, मैं एक पैकेट को 10% वेटेज दे रहा हूँ, हिस्ट्री जो है और वो लॉन्गर रन TCP कनेक्शन हो सकता है 10,000 पैकेट्स की एवरेज हो, तो इधर एक राउंड ट्रिप टाइम की जो वेटेज आ रही होगी वो शायद 1% भी नहीं बन रही होगी। तो इसी वजह से जब भी स्पाइक आ रही है नेटवर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जंप काफी रीजनेबली नोटिसेबल जंप है। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट, मेरा सैंपल RTT जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो एस्टिमेटेड RTT है, जो ये एवरेज नंबर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम आ रहा है इस सैंपल से। इसका मतलब ये है कि मुझे ये एस्टिमेटेड RTT कंप्यूट करना है, इसके साथ कुछ कुशन, कुछ एक्स्ट्रा वेट ऐड करना है। वो एक्स्ट्रा वेट या वो एक्स्ट्रा कुशन जो होगा मुझे हेल्प करेगा एकोमोडेट करने में जो ये वाले डिलेज हैं।
जो ये वाली पीक्स हैं, तो ये कितना होना चाहिए? ये वेरिएबल होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए? सर सैंपल आरटीटी पे डिपेंड करेगा ना। सैंपल आरटीटी ज्यादा है तो ये ज्यादा होना चाहिए, कम है तो कम होना चाहिए। यस सर। एक्चुअली ये जो फर्क आ रहा है इन स्पाइक्स में और सैंपल आरटीटी में, क्या मैं कह सकता हूं कि ये डेविएशन है? देयर कुड बी सिचुएशन जहां पे मेरा सैंपल आरटीटी हमेशा यहां रहता हो, ठीक है, और नेटवर्क की जो स्पाइक्स हैं वो भी कुछ इतनी इतनी ही रहती हूँ। नेटवर्क जो है कॉन्स्टेंटली मुझे 2 सेकंड का राउंड ट्रिप टाइम दे रहा हो, या 600 मिली सेकंड का राउंड ट्रिप टाइम दे रहा हो। सैंपल आरटीटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नेटवर्क में फ्लक्चुएशंस कम है। एंड देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पे सैंपल आरटीटी तो बहुत कम हो, लेकिन नेटवर्क में फ्लक्चुएशंस हो, नेटवर्क में डेटा कुछ इस फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है। तो इस केस में आपकी वो थ्योरी जो है वो काम नहीं करेगी कि सैंपल आरटीटी कम है तो वेट भी कम होना चाहिए। एक्चुअली में हमें ये डिफरेंस देखना है मेरे सैंपल आरटीटी का और जो एक्चुअल रिसीव, मेरे एस्टिमेटेड आरटीटी का और जो एक्चुअल रिसीव्ड सैंपल था आरटीटी का, जो एक्चुअल रिसीव्ड डेटा का डिले था, उसमें डिफरेंस कॉन्स्टेंटली कितना आ रहा है। डिफरेंस को हम कहते हैं कि डिले वेरिएंस है। एक्चुअली डिले वेरिएंस नहीं है, ये डेविएशन है आरटीटी की, ठीक है। ये देखें, अगर मेरा आरटीटी यहाँ इतना है और यहाँ इतना है तो देयर इज सम डेविएशन, ठीक है ना। तो मैं डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड टर्म जो यूज करता हूँ एस्टिमेटेड आरटीटी ही करता हूँ। एस्टिमेटेड आरटीटी से मैं डिफरेंस लेना शुरू करता हूँ इन स्पाइक्स का। मैं कहता हूँ ये डेविएशन है। तो जैसे मैंने वेटेड मूविंग एवरेज बनाई है सैंपल आरटीटी की, वैसे ही मैं वेटेड मूविंग एवरेज बनाता हूँ आरटीटी डेविएशंस की, ठीक है। मैं सिंपली सैंपल और एस्टिमेटेड आरटीटी, जो मेरी रीसेंट मोस्ट डेविएशन है, ये मुझे वो दे देगा। इसको मैं एक बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 1 माइनस बीटा फैक्टर जो है मेरी हिस्ट्री जो है डेविएशंस की, जो एवरेज डेविएशन मेंटेन हो रही है नेटवर्क के ऊपर, उसको दे देता हूँ। इधर हम वेटेज जरा ज्यादा नहीं चाह रहे हैं, जो रीसेंट मोस्ट डेविएशन है, बिकॉज ये रीसेंट मोस्ट डेविएशन जो है टेल्स मी कि नेटवर्क में अब कोई कॉन्जेस्शन या कोई स्पाइक है और बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेवियर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो जो ये मेरे पास डेविएशन आरटीटी आता है, मैं कहता हूं कि इससे इन्फर करते हुए मैं ये टाइम आउट इंटरवल बनाता हूं, जिसमें मेरा एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम है प्लस 4 टाइम्स द डेविएशन है। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे डेविएशन ज्यादा होगी, नंबर खुद ब खुद बड़ा होना शुरू हो जाएगा, एंड 4 टाइम्स द नंबर, वो मेरा सेफ्टी मार्जिन जो होगा मजीद ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये जो राउंड ट्रिप टाइम्स होंगे मेरे, ये मेरे सेफ्टी मार्जिन के अंदर आएंगे। बहुत रेयर सिचुएशन में हो सकता है इस तरह की कोई स्पाइक हो तो वहां पे टाइमर जो है एक्सपायर हो जाए और मैं डेटा रीसेंड कर दूं, मुझे कुछ देर के बाद एक्नॉलेजमेंट मिले, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे एक रीजनेबल, एक ड्यू टाइम के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी होगी। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? एक डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जनरली नेटवर्क में सेंडर जो होता है इट मेंटेन्स वन सिंगल टाइमर। आपका जो फर्स्ट मोस्ट या सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट पैकेट होता है इन द नेटवर्क, हम उसके अगेंस्ट टाइमर चला रहे होते हैं। ऑब्वियसली एवरी अदर पैकेट इन द नेटवर्क, जो भी मेरा ट्रांसमिटेड पैकेट्स हैं, उनका टाइमर इस टाइमर के बाद ही एक्सपायर होगा। तो व्हेन दिस टाइमर एक्सपायर्स, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से कंप्यूट कर सकता हूँ कि अब मेरा सबसे पुराना सेगमेंट कौन सा था, वो ये था, तो मैं इसके लिए टाइमर दोबारा से चला सकता हूँ। अगर मुझे कहीं पे बीच में रिप्लाई मिल जाता है किसी पैकेट का, तो मैं वहीं पे टाइमर को कैंसिल कर देता हूँ। टाइमर को कैंसिल करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा ओल्डेस्ट पैकेट कौन सा था, वो ये था, तो मैं इसके अगेंस्ट यहाँ पे टाइमर चलाना शुरू कर देता हूँ। तो टीसीपी अलाउस मी टू मेंटेन अ एवरेज ऑफ द राउंड ट्रिप टाइम्स, या वो जो भी सैंपल टाइम आउट इंटरवल है, बाय जस्ट कैलकुलेटिंग अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं बहुत तेजी से एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। टीसीपी दोबारा बहुत एफिशिएंटली एक सिंगल टाइमर को यूज करते हुए में तमाम अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स जो होते हैं उनका ट्रैक रख लेता है। एक रजिस्ट्री सर्विस उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली सेंडर को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन सा पैकेट या कौन सा सीक्वेंस नंबर जो था वो किस टाइम पे ट्रांसमिट हुआ था, ताकि जब भी उसने टाइमर को अपडेट करना हो उसके हिसाब से टाइमर को अपडेट कर सके। एनी क्वेश्चन सो फार? We move toward our next topics. More or less हमने अपने सेगमेंट स्ट्रक्चर देख चुके हैं टीसीपी में, रिलायबल ट्रांसमिशन को देख चुके हैं। 2 चीजें अब रह गई हैं, एक फ्लो कंट्रोल और एक कनेक्शन मैनेजमेंट।
फ्लो कंट्रोल की अगर हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क में देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, और ये मुख्तलिफ लेयर्स पे, लिंक लेयर पे दोबारा जाके किसी हद तक ये टर्म आना शुरू होती है। फ्लो कंट्रोल टिपिकली नेटवर्क में टेक्निकल टर्म यूज की जाती है फास्ट सेंडर को स्लो रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा भेजने से रोकने के लिए। तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल कंट्रोल्स के एक फास्ट सेंडर एक स्लो रिसीवर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा ना भेजे। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, इमेजिन अ लार्ज डेटा सेंटर, ठीक है। अब उस डेटा सेंटर के अंदर बहुत हाई बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड है, और उससे एक रास्पबेरी पाई, एक छोटा सा आर्डिनो जो है, कुछ फाइल्स जो हैं वो ले रहा है और उन पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। सेंडर का सेंडिंग रेट बहुत फास्ट हो सकता है, रिसीवर के वो जो स्टोर और कॉपी के जो डिलेज हैं और जो प्रोसेसिंग के डिलेज हैं उसकी वजह से रिसीवर या रास्पबेरी पाई जो है उसको बहुत टाइम लग सकता है उसी पैकेट को प्रोसेस करने के लिए। तो टीसीपी सेंडर जो है इस चीज का ख्याल रखता है कि रिसीवर ने कितना डेटा प्रोसेस कर लिया। ये एक मशीन का टीसीपी आईपी स्टैक कंप्लीट आपको बना के दिखाया हुआ। यहाँ लिंक लेयर है, ये आईपी लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। अगर आप गौर करें जिस लेयर पे भी पैकेट आ रहा है वो लेयर अपना हेडर हटा रही है जो ग्रीन कलर्स में है, और जो रिमेनिंग पैकेट है वो नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड कर रही है। जब पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस सॉकेट में डेटा रखना शुरू कर देती है। इस सॉकेट से मुराद मैंने आपसे कहा था कि कुछ बफर्स हैं जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्ड हैं। एप्लीकेशन की इस सॉकेट या इन बफर्स के साथ इंटरेक्शन सिर्फ इतनी है कि व्हेनेवर एप्लीकेशन सेज सेंड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन से डेटा ले लेता है और डेटा को इस प्रोसेस में, इस बफर में प्लेस कर देता है आउटगोइंग क्यू के अंदर। जब भी नेटवर्क से कुछ रिसीव होता है, आपका कंप्यूटर उस डेटा को उठा के आपके इनकमिंग जो क्यूज होती हैं या इनकमिंग डेटा के जो बफर्स होते हैं उनके अंदर इस डेटा को रखना शुरू कर देता है। आपकी एप्लीकेशन इस पर सिर्फ सेंड और रिसीव कॉल कर रही होती है। यहाँ पे हमें एक और चीज का अंदाजा होता है कि नेटवर्क्स में हमें जब भी मैं सेंड का फंक्शन कॉल करूंगा, हम अपनी प्रोग्रामिंग में इस चीज को ज्यादा क्लियरली देखेंगे लैब्स के अंदर, लेकिन जब भी मैं सेंड का फंक्शन कॉल करूंगा और मुझे मैसेज मिलेगा या मेरा वो फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि डेटा रिसीवर को मिल चुका है। इसका मतलब ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझसे डेटा सक्सेसफुली ले लिया है। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा टू द रिसीवर। अगर रिलायबल ट्रांसमिशन थी, टीसीपी था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली मल्टीपल रिपीटेड अटेम्प्ट्स कर रहा होगा, जो भी मेरे रीट्रांसमिशन की लिमिट्स होगी वहां तक। उसके बाद जाके ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम हट सकता है। तो एप्लीकेशन का सक्सेसफुली सेंड कॉल करना डज नॉट मीन कि डेटा जो है इट हैज बीन डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन। इट एक्चुअली मीन्स कि डेटा मेरे इस सॉकेट बफर को मिला है, यहां से किसी टाइम पे ट्रांसमिट होगा और किसी टाइम पे उसका मुझे आएगा। इस सॉकेट में जो इनकमिंग पैकेट्स हैं, लेट्स से मैं इसमें यहाँ पे एक ब्लू लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि सॉकेट के दो हिस्से हैं, एक आउटगोइंग क्यू है, एक इनकमिंग बफर्स हैं। तो ये जो ब्लू वाला सेगमेंट है ये इनकमिंग बफर्स हैं। जैसे जैसे डेटा आ रहा है हम इस इनकमिंग बफर में डेटा रखे जा रहे हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन डेटा रीड कर रही है वो इस इनकमिंग बफर में से अपना डेटा उठा के यूज किए जा रही है। तो देयर इज ऑलवेज सम स्टेट के कितने बाइट्स जो हैं मेरे इस बफर के अंदर वो फ्री हैं। ये जो फ्री बाइट्स काउंट होता है ये आपकी एप्लीकेशन अपने हर टीसीपी हेडर के अंदर भेजती है। अगर आपको याद हो तो हमने टीसीपी हेडर में एक चीज देखी थी जिसको हमने रिसीव विंडो का नाम दिया था। तो हर टीसीपी सेगमेंट जो एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उसमें दोनों पार्टीज अपने अपने ट्रांसमिटेड पैकेट में अपनी अपनी रिसीव विंडो जो है एडवर्टाइज कर रही होती हैं। तो एज अ क्लाइंट अगर मैंने रिसीव विंडो में 2000 कहा है तो सर्वर 2000 अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स भेजने के बाद अपनी सेंडिंग रोक देगा टिल द टाइम मैं उन में से किसी पैकेट को एक्नॉलेज नहीं कर देता। मेरी तरफ से सर्वर पे जब भी कोई नया पैकेट जाएगा उस पैकेट के अंदर कोई नंबर होगा जो इस सॉकेट के अंदर मौजूद फ्री बाइट्स का मुझे उसको सर्वर को बता रहा होगा। सर्वर से जब भी मेरे पास कोई पैकेट आएगा उसमें भी कोई नंबर होगा, वो सर्वर की सॉकेट के रिसीव बफर में मौजूद फ्री बाइट्स के बारे में मुझे बता रहा होगा। तो टीसीपी सेंडर सिंपली अपनी जो कम्युनिकेशन की दूसरी पार्टी होती है उसके रिसीव बफर की वैल्यू को देखता है, उससे ज्यादा अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स जो हैं टीसीपी सेंडर नेटवर्क में इंट्रोड्यूस नहीं करता। इफ आई ट्राई टू
जस्ट गिव यू अ रीकैप ऑफ द हेडर जो हमने टीसीपी को पढ़ते हुए में देखा था, तो ये चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से एलैबोरेट कर देगा। ये वो मेरी टीसीपी रिसीव विंडो थी जो दोनों सेंडर और रिसीवर अपने डेटा एक्सचेंज करते हुए में अपडेट कर रहे होते हैं। सेंडर भी और रिसीवर भी, या दोनों सेशंस जो हैं, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकती है, तो बोथ क्लाइंट एंड सर्वर वो अपने अपने पैकेट में अपनी रिसीव विंडो के जो कंटेंट्स होते हैं बता रहे होते हैं। तो इससे टीसीपी जो है बहुत आराम से फ्लो कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसको इन्फोर्स कर लेता है। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम जो मेरी टीसीपी सॉकेट है उसमें जो भी अवेलेबल बफर स्पेस थी दैट इज द रिसीव विंडो, और वो एडवर्टाइज होती है। एक चीज आपके लिए टास्क के तौर पे है, एंड व्हेन एवर आई से अ टास्क, इसका मतलब होता है आपने उसको एक्सरसाइज करना है, और मैं इन चीज़ों को यूजली एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके एग्जाम्स में चेक कर रहा होता हूँ। तो आई मे बी आस्किंग दी कमांड्स कि अगर मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए क्या कमांड है। टास्क आपका ये है कि आपने चेक करना है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, और उसमें टीसीपी का जो ये डिफॉल्ट बफर साइज है ये क्या है, एंड आर देयर एनी कमांड्स जो आपको बताती हूँ कि इस बफर साइज को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, जनरली जो लिनक्स के पुराने वर्जन्स थे उनमें काफ़ी हद तक 4 किलोबाइट बफर जो है ये यूज़ होता था, लेकिन आपने अपनी मशीन के अगेंस्ट इसको चेक करना है और शेल कमांड्स वगैरह को विजिट करना है कि अगर हैं तो वो कौन सी हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? No, sir. So we have gone through the TCP segment structure, reliable data transfer mechanisms, and flow control. Now we are just left with one more topic in TCP, that is connection management. After that, we will talk about another very important aspect of TCP, that is the congestion control. तो congestion control पे आने से पहले हम एक दफ़ा TCP का जो connection maintenance का mechanism है इसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वी विल आल्सो बी डूइंग इन द लैब्स, ठीक है, वो ये है कि थ्रू कोड्स आपकी सॉकेट बनती कैसे हैं और ये कनेक्शन एक्चुअली में इस्टेब्लिश और मेंटेन होकर चल कैसे रहा होता है। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे लेक्चर के लिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक है वो ये है कि कितनी बाइट्स वगैरह में एक्सचेंज करनी है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स का एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी लैब में भी किसी हद तक रिपीट हो रही होगी। हमने बात की थी कि क्लाइंट और सर्वर जो हैं दे जनरली यूज सम सर्टेन एपीआईज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वो कौन सी यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ एपीआईज बनाएंगे, सॉकेट क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, और कुछ एपीआईज होंगी जो सेंड और रिसीव करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी वन एपीआई। आपने एज अ क्लाइंट आपने कहा कि मुझे एक सॉकेट क्रिएट करनी है, ठीक है, मैं इस पोर्ट नंबर के ऊपर सॉकेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इस फॉर्म में सॉकेट क्रिएट करूं। असल में आपकी टीसीपी सॉकेट्स मल्टीपल हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं सॉकेट बनाने के। तो टीसीपी सॉकेट थोड़ी सी शुरू में एक कंफ्यूजन क्रिएट किए रखती है। इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म, just let me add one blank slide so we can do some drawing there. ये टीसीपी क्लाइंट है और टीसीपी एक सर्वर है। स्टेप्स में फर्क है। सर्वर सॉकेट दोनों पहले स्टेप सेम है, दोनों सॉकेट क्रिएट करते हैं। पहला स्टेप सेम है दोनों में। इसके बाद क्लाइंट के लिए हमने कहा था क्लाइंट कांटेक्ट करता है और सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है। दैट एक्चुअली मींस कि सर्वर जो है पहले से रनिंग स्टेट में होगा, रनिंग और वेटिंग स्टेट में होगा। तो बाज एपीआई में सॉकेट क्रिएट करते से मुराद वी कैन से कि एक सॉकेट का फंक्शन है जिसको हम कॉल कर देते हैं, या क्रिएट सॉकेट या क्रिएट सर्विस सॉकेट या न्यू सॉकेट। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कौन सा मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं। अपनी लैब्स में वी विल बी यूजिंग बीएसटी लिनक्स एपीआईज जो कि स्टैंडर्ड सॉकेट की किसी हद तक एपीआईज मानी जाती हैं। सॉकेट क्रिएट करने के बाद सर्वर जो है इट स्टार्ट्स लिसनिंग for the incoming connections. Whenever we receive an incoming connection, the server accepts that connection. इसके बाद कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है।
ऑन द अदर हैंड सेंडर साइड के ऊपर क्लाइंट जो है इट क्रिएट्स अ सॉकेट एंड इट कनेक्ट्स टू द सर्वर। तो क्लाइंट के ऊपर जो दूसरा मैकेनिज्म है क्रिएशन के फौरन बाद, दैट इज टू कनेक्ट टू द सर्वर। और इसके बाद अगर कनेक्शन सक्सेसफुल था तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एपीआईज कॉल करनी है टीसीपी के लिए, नॉट फॉर द यूडीपी। यूडीपी में सॉकेट की एपीआईज क्लाइंट और सर्वर साइड पे सेम है, ठीक है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, एनीवन कैन जस्ट स्टार्ट सेंडिंग डेटा टू एनी अदर कंप्यूटर। तो वहां पे तो सिंपली यू विल क्रिएट सॉकेट एंड यू विल सेंड एंड यू विल रिसीव। टीसीपी के अंदर अगर आप गौर करें तो स्टेप्स जो हैं, जो एक्शंस हैं, उनमें फर्क है। सर्वर क्रिएट कर रहा है, लिसन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और कनेक्शन एक्सेप्ट के बाद एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लाइंट क्रिएट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है और इसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। यानी कि टीसीपी में सर्वर सॉकेट और क्लाइंट सॉकेट्स जो हैं दे आर डिफरेंट सॉकेट्स। यूजुअली अगेन इट वेरीज फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो बर्कले बीएसटी स्टैंडर्ड है जिससे लिनक्स और विंडोज की सॉकेट्स भी मोर और लेस वही वैसे ही काम करती हैं। जो स्टैंडर्ड बीएसटी सॉकेट थी उसमें सर्वर सॉकेट जो है दैट इज वन सॉकेट। लेट्स से मैंने क्रिएट सॉकेट का और ये एक रेड कलर में सॉकेट क्रिएट हो गई। इस सॉकेट को क्रिएट करने के लिए सर्वर वाली को यू विल बी टेलिंग द पोर्ट नंबर। लेट्स से ये वेब सॉकेट थी तो ये पोर्ट नंबर 80 के ऊपर सर्वर एस के ऊपर क्रिएट हो चुकी है। क्लाइंट जब भी सॉकेट क्रिएट करता है यूजुअली क्लाइंट को जरूरत नहीं होती अपना पोर्ट नंबर बताने की। क्लाइंट को कोई भी फ्री स्पेस में से अवेलेबल पोर्ट नंबर एलोकेट किया जा सकता है, लेकिन आपकी एपीआईज आपको अलाउ करती हैं कि आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर के ऊपर अपनी सॉकेट बना लें। क्लाइंट जब सॉकेट क्रिएट कर लेता है, ये सर्वर सॉकेट जो सर्वर ने बना रखी है ये डेटा एक्सचेंज की नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए है। इसको एट टाइम्स हम लिसनर सॉकेट भी कह देते हैं। तो क्लाइंट जो है व्हेनेवर इट एस्टैब्लिशेस इट्स ओन सॉकेट, ये एक कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है टू दिस सर्वर। ये कनेक्ट रिक्वेस्ट जो है असल में दैट इज योर टीसीपी सिन मैसेज। एज अ क्लाइंट आप कनेक्ट का फंक्शन यूजुअली कॉल करते हैं। एज अ क्लाइंट आप कनेक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। इस फंक्शन के अगेंस्ट आपकी मशीन से एक टीसीपी का सिन मैसेज ट्रांसमिट होता है टू द सर्वर। आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस कनेक्शन, सर्वर जो है इट सेंड्स यू बैक अ सिन एक्नॉलेजमेंट पैकेट, सिन एक् पैकेट। सर्वर के अगेंस्ट जो कॉल होगी इसमें वो एक्सेप्ट की कॉल होगी। जब एक्सेप्ट का फंक्शन कॉल होगा तो उसके अगेंस्ट सर्वर की तरफ से सिन और एक्नॉलेजमेंट सिन एक् पैकेट क्लाइंट को ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज देखते हैं कि ये सर्वर का मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट कॉल करेगा तो रिप्लाई आएगा। इसका मतलब ये है कि सर्वर ऑलरेडी एक्सेप्ट कॉल करके वेट कर रहा होगा। एक्सेप्ट एक वेटिंग कॉल होगी, जैसे आपकी सीन एक वेटिंग कॉल होती है। आप सीन कॉल करते हैं तो योर मशीन जस्ट स्टार्ट्स वेटिंग फॉर द इनपुट। जब आप कुछ इनपुट देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी मशीन जो है उससे आगे चलना शुरू होती है। तो एक्सेप्ट एक वेटिंग कॉल है, एक ब्लॉकिंग कॉल है, सॉरी। सर्वर एक्सेप्ट कॉल करके वेट स्टेट में होगा। जब क्लाइंट का कनेक्ट मैसेज सर्वर को मिलेगा तो एक्सेप्ट की कॉल जो होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सर्वर से एक सिन एक् मैसेज आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करने के बाद सर्वर इमीडिएटली क्रिएट्स a new socket. Now this new socket is actually for data exchange. Identifier इसके भी वही हैं 80S, इसके साथ क्लाइंट का आईपी और क्लाइंट का पोर्ट नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये एक्सेप्ट का फंक्शन था इसकी कोई रिटर्न वैल्यू थी। वो रिटर्न वैल्यू यूजुअली जो थी दैट वाज माय सॉकेट हेडर, सॉकेट हैंडलर एक्चुअली। उस सॉकेट हैंडलर को यूज करके जब भी मैं रीड और राइट कॉल कर रहा हूँ तो इस सॉकेट पे रीड और राइट ऑपरेट कर रहा होगा। तो अब मेरा ये क्लाइंट और ये सर्वर जो है दे कैन एक्चुअली कम्युनिकेट ओवर दिस कनेक्टेड सॉकेट।
अगर एज अ क्लाइंट मुझे एक और सॉकेट बनानी है सर्वर के साथ, तो उसका मैकेनिज्म फिर से वही होगा. लेट मी शो यू इन द ग्रीन कॉल. मेरी क्लाइंट से एक नई कनेक्ट की रिक्वेस्ट जाएगी टू द सर्वर. सर्वर इस नई कनेक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा फॉर द क्लाइंट. इसके साथ ही सर्वर एक नई सॉकेट बना देगा. क्लाइंट ने भी यहां से एक सॉकेट से कॉल्स भेजी थी. तो ये जो नई सॉकेट सर्वर ने क्रिएट की है, क्लाइंट और सर्वर इस नई सॉकेट पे भी कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे. यही यूजुअली वेब के केस में हो रहा होता है. इस सॉकेट के आइडेंटिफायर भी वही होंगे 80S जो सर्वर का आईपी और पोर्ट नंबर है, और प्लस क्लाइंट का आईपी जो भी है और क्लाइंट का पोर्ट नंबर जो भी है. सर्वर सॉकेट जो है, लिसनर सॉकेट जो है, वो इंडिपेंडेंट होगी और वो सिर्फ इनकमिंग कनेक्शंस को लिसन कर रही होगी. बास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिसन और एक्सेप्ट एक ही फंक्शन है, बास में ये दो अलग अलग फंक्शन है. लेकिन जनरली जब भी आप टीसीपी की सॉकेट देखेंगे, यू विल नोटिस कि यहाँ पे कुछ इनकमिंग कनेक्शंस को एक्सेप्ट करने की कोई ब्लॉकिंग कॉल है. ठीक है, तो अगर आप लोग थ्रेडिंग से फैमिलियर हैं तो उसमें, अदरवाइज हम एक लैब थ्रेड्स पे भी जरूर करेंगे. अगर आप लोग थ्रेडिंग से फैमिलियर हैं तो जनरली फेसबुक जैसे सर्वर्स या कोई भी सर्वर जो होता है, एक कंटिन्यूस वाइल लूप में उसने ये एक्सेप्ट कॉल किया हुआ होता है. व्हेनेवर एक्सेप्ट कुछ रिटर्न करता है तो उस रिटर्न वैल्यू को लेके थ्रेड फंक्शन को पास कर देता है. एक हैंडल क्लाइंट का थ्रेड फंक्शन होता है जिसमें वही यूजर की वॉल कैसे रिटर्न करनी है और यूजर की दूसरी फीडबैक कैसे रिटर्न करनी है. तो इवन फेसबुक जैसी मशीन सर्वर जो है वो बहुत थोड़े से कॉम्पैक्ट से कोड के साथ जितनी बड़ी चाहे यूजर बेस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस वाइल लूप है जो कि कुछ थ्रेड्स जनरेट किए जा रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्रेड्स को वो हैंडलर पास किए जा रहे हैं न्यू इनकमिंग क्लाइंट्स के. तो ये तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का मैकेनिज्म था कि असल नेटवर्क में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो कैसे रही होती है. ये वो मेरा हैंडशेक है जिसमें मैसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं. क्लाइंट ने जब कनेक्ट कॉल किया था टू दिस सर्वर, ठीक है, तो क्लाइंट ने सिन मैसेज भेजा था अपनी सिन बिट ऑन करके और अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर x बताया था. ये इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो है ये वो आपकी काउंटिंग है बाइट्स की कि कहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है. जैसे हम कह रहे थे कि सीक्वेंस नंबर 20 भेजा और 40 भेजा और 10 भेजा, तो सीक्वेंस नंबर आपके टीसीपी कनेक्शंस में जो हैं नेसेसरली 0 या 1 से शुरू नहीं होते हैं. जनरली कोई एक रैंडम नंबर चूज कर लिया जाता है और उससे आगे आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है. ये रैंडम नंबर चूज करने का फायदा ये होता है कि अगर आपका पिछला कोई कनेक्शन बना था और वो टर्मिनेट हुआ और दोबारा नया कोई कनेक्शन बना, तो पिछले कनेक्शन के पैकेट्स आपको ना मिल रहे हों. प्लस थोड़ा सा सिक्योरिटी में भी इसका एक मैकेनिज्म एक्सपोर्ट आ जाती है कि आपके दोनों साइड्स जो हैं ऑफ द कनेक्शन, खासकर फॉर सिक्योर फाइल्स और सिक्योर सर्विसेज, दोनों साइड्स ऑफ कनेक्शन जो हैं दे नो के उनके सीक्वेंस नंबर्स आपस में क्या चल रहे हैं. तो किसी भी दूसरी पार्टी को कोई स्पूफ्ड मैसेज या कोई टेम्पर्ड या कोई मॉडिफाइड मैसेज भेजने के लिए लाजमी है कि उसको एटलीस्ट आइडिया ज़रूर हो कि आपके सीक्वेंस नंबर्स वगैरह जो हैं वो क्या एक्सचेंज हो रहे हैं. तो ऑन रिसीविंग दिस सिंक्रोनाइजेशन और सिन मैसेज, दिस सर्वर सेंड्स बैक एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज. तो सर्वर जो है वो एक मैसेज भेजता है जिसमें सिन बिट भी 1 है और एक् बिट भी 1 है. ठीक है, सर्वर भी ऐसे ही अपना एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर चूज करता है. अगेन दिस इज नॉट नेसेसरली 0 और ये इंडिपेंडेंट है इस एक्स से. हो सकता है कि बाय सम रैंडमनेस दोनों ने एक ही नंबर चूज कर लिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है. ये भी एक इंडिपेंडेंटली कोई नंबर चूज करता है. एंड इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट. तो यहाँ पे अब ये एक् नंबर x+1 लिख के भेज रहा है कि आई एम नाउ एक्सपेक्टिंग द बाइट नंबर x+1. ये वो एक्सचेंज हुआ है मैसेजेस का जिसको हमने HTTP के टाइम में देखा था कि एक राउंड ट्रिप टाइम लगता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए. वो राउंड ट्रिप टाइम उस वक्त मैंने आपको रिमाइंड करवाया था, बताया था कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का TCP का राउंड ट्रिप टाइम है. HTTP का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है. ये TCP ने अपना कनेक्शन बनाया ताकि HTTP का डेटा जो है वो जा सके. ठीक है, तो वो जो हैंडशेक था जहां पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था वो इस वजह से था. क्लाइंट ने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्नॉलेज कर दिया. क्या ये काफी है? पोर्ट नंबर तो हो गए ना. क्लाइंट ने जब सेंड कॉल किया था तो कनेक्ट कॉल किया था तो उसने बताया था मैंने किस पोर्ट नंबर पे कनेक्ट करना है. जब एक्सेप्ट किया था तो पोर्ट नंबर एक्सेप्ट हो गए थे. क्या दोनों पार्टीज अभी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है?
नहीं सर, क्लाइंट को एक एक्नॉलेज का मैसेज भेजना चाहिए या क्लाइंट को एक्नॉलेज सर्वर को? करना चाहिए। क्लाइंट के मैसेज की एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट को मिल चुकी है, सर्वर के मैसेज फिर की सर्वर एक्नॉलेजमेंट को एक जी। तो क्लाइंट जो है एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज यहाँ पे और भेजेगा। अब ये सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, ये एक्नॉलेजमेंट का मैसेज है। एक्ट नंबर सर्वर ने सीक्वेंस नंबर y दिया था, तो एक्ट नंबर y+1 कर दें ताकि क्लाइंट जो है इट कैन टेल द सर्वर दैट इट इज एक्सपेक्टिंग बाइट नंबर y+1। इसके साथ क्लाइंट डेटा भेज सकता है, इसके लिए इसको मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसको, इस कनेक्शन सेटअप के मैकेनिज्म को 3-वे हैंडशेक कहा जाता है। 3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। टीसीपी 3-वे हैंडशेक की टर्मिनोलॉजी आप मुख्तलिफ बुक्स में और मुख्तलिफ जगहों पे बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऐसे एक जैसे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, नाउ ट्राई रिलेटिंग, जब भी आपकी लिटरेचर पढ़ते हैं या आपकी वैसे ही टेक न्यूज़ जो होती हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी इस किस्म की बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं। एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी आप में से अक्सर लोगों ने, अगर आप लोग टेक न्यूज़ फॉलो करते हैं तो पढ़ी होगी, सिन अटैक या सिन फ्लडिंग अटैक। दिस इज काइंड ऑफ अ डॉस अटैक जहाँ पे क्लाइंट जो होते हैं, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स, दे जस्ट सेंड सिन मैसेजेस, सर्वर हैक करता है और अपना टाइमर चला देता है, एंड दे वर एक्चुअली डमी क्लाइंट्स, कोई एक्नॉलेजमेंट देते ही नहीं है सर्वर को। तो सर्वर का यहाँ पे टाइमर और बफर स्पेस जो होती है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसको बहुत एग्रेसिवली बहुत बड़े स्केल पे करते हैं तो एक बहुत बड़ा सर्वर जो होता है वो भी अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क के अटैक्स का मैकेनिज्म होता है कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किसी वीकनेस को इन द सिस्टम। इन लास्ट वीक ऑफ आवर कोर्स हम एक बेसिक ओवरव्यू जरूर लेंगे अपने सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स को, इन चीज़ों का, ताकि एटलीस्ट हम लिटरेचर में मौजूद उन टर्मिनोलॉजीज को और एक बेहतर एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए मौजूद बेसिक जो एसेंशियल्स हैं उनसे हम गुजर सकें। तो ये वो 3-वे हैंडशेक है जो आपको अक्सर सुनने में या लिटरेचर में देखने में मिलता रहेगा। एनी क्वेश्चन सो फार? Great. So we have gone through TCP connection establishment, we have gone through TCP's flow control mechanism, we have talked about TCP's reliable transmission mechanisms, we have talked about TCP's packet structure. Just one thing left. Connection बन चुका, data exchange हो चुका, reliability और flow control का हमने ख्याल रखा. How to terminate a connection? Remember यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, क्लाइंट और सर्वर जो हैं हो सकता है कि दोनों कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहे हों और अभी भी कर रहे हों। तो एट सम पॉइंट इन टाइम, लेट्स से मैंने फेसबुक से कोई फाइल डाउनलोड करनी थी, वो पूरी हो चुकी है, अब मुझे कनेक्शन की मजीद जरूरत नहीं है, तो एज अ क्लाइंट आई मे चूज टू से द सर्वर के मैं कनेक्शन क्लोज कर रहा हूं। तो फिनिश की एक बिट थी आपके टीसीपी हेडर के अंदर, दोबारा से सिंगल बिट हेडर्स में जो वैल्यूज होती हैं जस्ट टू टेल के ये इस किस्म का पैकेट है, उनको फ्लैग्स भी कहा जाता है। तो फिनिश फ्लैग या फिन बिट जो है उसको ऑन करके, बंद करके एक पैकेट भेजा क्लाइंट ने सर्वर को। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंक्रोनाइजेशन और फिनिश के जो पैकेट्स होते हैं दे डोंट कैरी डेटा विद देम, ठीक है। वो स्पेसिफिकली सिंक्रोनाइजेशन और उसको टीयर डाउन करने के लिए होते हैं कनेक्शन को। तो क्लाइंट जब फिन बिट ऑन करके सर्वर को भेजता है तो क्लाइंट इसके बाद डेटा नहीं सेंड कर सकता, लेकिन क्लाइंट शुड बी अलाउड टू रिसीव डेटा, क्योंकि हो सकता है सर्वर ने इस टाइम में कुछ ट्रांसमिट किया हो और वो भी क्लाइंट तक आ रहा हो, अपनी ट्रांजिशन में हो, नेटवर्क से कहीं गुजर के वो यहाँ कहीं आके उसने डिलीवर होना हो टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है इट वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर। जब क्लाइंट को सर्वर से एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो क्लाइंट साइड ऑफ कनेक्शन जो होती है वो क्लोज जरूर हो जाती है, लेकिन ये क्लाइंट ने कनेक्शन क्लोज किया है, क्लाइंट अब कनेक्शन पे डेटा भेज नहीं सकता है, लेकिन क्लाइंट कैन स्टिल रिसीव डेटा फ्रॉम द सर्वर। सर्वर के पास हो सकता है यहाँ पे डेटा हो सेंड करने के लिए, लेकिन सर्वर ने इस मैसेज को फौरन से इसलिए एक्नॉलेज किया था वरना क्लाइंट समझेगा कि पैकेट जो था डेस्टिनेशन पे डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो क्लाइंट ने जब फिनिश कॉल कर दिया तो क्लाइंट कैन no longer send data but it can still receive data। सर्वर ने उस मैसेज को एक्नॉलेज भी कर दिया, सर्वर कैन स्टिल सेंड डेटा एट सम पॉइंट इन टाइम व्हेन सर्वर चूजेस टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब सर्वर भी डेटा नहीं भेज सकता है, ठीक है। इस मैसेज को रिसीव करने के बाद जो क्लाइंट है वो भी
फिन मैसेज भेजेगा तो इनका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो कनेक्शन क्लोज करना निस्बतन आसान था एज वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट आप अपनी वायरशार्क पे असाइनमेंट्स वगैरह भी करते रहें, ट्राई फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ पैकेट्स। कब फिनिश हुआ है कनेक्शन, ट्राई गोइंग थ्रू द नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, कब सिंक्रोनाइजेशन मैसेज आया, कब एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आया। मैंने आपसे असाइनमेंट में भी कहा था ट्राई फाइंडिंग दोस पैकेट्स जिनमें टीसीपी का हेडर साइज यूजुअल से बड़ा हो, देखें कब यूज होता है। मैंने आपसे कहा था देखें पुश और अर्जेंट डेटा फ्लैग्स कब यूज होते हैं, ठीक है। वो अब में एक जो पैकेट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी जस्ट बाय लुकिंग इनटू द हेडर, वो बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बेसिक लेवल की डिबगिंग की समझ आना शुरू हो जाएगी। जैसे सम ऑफ यू, मुझे आप लोगों में से किसी ने आज पूछा कि फॉर असाइनमेंट के सॉकेट से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है पोर्ट नंबर 25 पे। तो जो मेरा रिप्लाई था वो यही था कि पहले ये देख लें कि पोर्ट नंबर 25 ओपन है, सर्वर रिस्पॉन्सिव है, सर्वर बात कर रहा है। तो उसके मल्टीपल मैकेनिज्म है ना, पहले तो सर्वर को पिंग करके देखें कि आपकी पिंग चल रही है, इसके बाद जाके देखें सर्वर पे पोर्ट नंबर 25 चल रही है, अगर आपके पास अपना ही सर्वर मौजूद है तो। नेटस्टैट और कुछ इस तरह की कॉल्स जो हैं वो आपको बता देती हैं। अगर पोर्ट भी चल रही है तो इसके बाद यू कैन यूज वायरशार्क टू आइडेंटिफाई कि आपकी मशीन से पैकेट जनरेट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी मशीन से पैकेट जनरेट हो रहे हो, सर्वर से रिप्लाई ना आ रहा हो, प्रॉब्लम वहां पे है। हो सकता है किसी एक मशीन पे फायरवॉल चल रहा हो, ठीक है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो यू विल बी एबल टू डिबग कि आपकी असल में एप्लीकेशन की फेलियर की रीजन क्या आ रही है। एनी क्वेश्चन सो फार? एक स्टेप और आगे जाते हैं। टीसीपी का हमारा आखिरी ये टॉपिक है, टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल मैकेनिज्म। पहले तो वी हैव टॉक्ड अ लिटिल अबाउट द कंजेस्शन। कंजेस्शन होती क्या है, कंजेस्शन कैसे आती है, कंजेस्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसे कैसे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक रूल हम कह सकते हैं कि इफ देयर आर टू मेनी सेंडर्स सेंडिंग टू मच डेटा, टू फास्ट फॉर द नेटवर्क टू हैंडल। फिर हमने जो अपनी इनिशियल नेटवर्क की डिस्कशंस की थी तो वी टॉक अबाउट द पैकेट स्विचेस, द मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथवेज। तो वहाँ पे हमने एक और चीज़ एग्री की थी कि दिस इज़ वेरी लाइकली, और ये यूजुअली नेटवर्क में ऐसे ही होता है कि कुछ हिस्सों में कंजेस्शन आई हुई हो, कुछ पाथवेज जो हैं वो चोक्ड हों, कुछ पाथवेज जो हैं वो बहुत फ्रीली बहुत कंफर्टेबली चल रहे हैं, वो ओपन हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत लाइकली है, ये हो सकता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल और कंजेस्शन कंट्रोल डिफरेंट है। फ्लो कंट्रोल में रिसीवर पे प्रॉब्लम होता है, रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी से ज्यादा डेटा आ रहा होता है। कंजेस्शन कंट्रोल में कंजेस्शन की वजह से, कंजेस्शन कंट्रोल में नेटवर्क के अंदर कंजेस्शन आ रही होती है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप अब आइडेंटिफाई कैसे करें आप, ठीक है। यूजुअल मैकेनिज्म, अच्छा अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक नेटवर्क है, दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं by using a TCP through some internet. प्लीज आप अपने माइक म्यूट पे रखें, और मुझे सबके माइक्स म्यूट करना पड़ेंगे, तो प्लीज इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो आप अपने माइक का म्यूट खत्म किया करें एंड देन अगेन आई पुट इट टू म्यूट। लेट्स से ये एक नेटवर्क है, दो लोग बात कर रहे हैं, इन दोनों साइड पे टीसीपी चल रहा है। यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकती है नेटवर्क में कंजेस्शन को जानने की, दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हमारा फोकस एक अप्रोच पे रहेगा जो ज्यादा इन प्रैक्टिस है। दो अप्रोचेस में से एक ये है कि टीसीपी जो एंड सिस्टम्स पे चल रहा है, ये नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस और राउटर्स जो हैं इनके साथ कुछ कम्युनिकेशन के जरिए आइडेंटिफाई कर रहा हो कि नेटवर्क में किस पाथ पे कंजेस्शन है, किस पाथ पे कंजेस्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं नेटवर्क असिस्टेड कंजेस्शन कंट्रोल। एक है कि टीसीपी के लिए नेटवर्क जो है एक ब्लैक बॉक्स है, टीसीपी को नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन इनसाइडर मौजूद नहीं है, दैट इज अ यूजुअल मैकेनिज्म। तो उसको हम कहते हैं कि एंड टू एंड कंजेस्शन कंट्रोल है। टीसीपी नेटवर्क से कुछ नहीं पूछ रहा, कोई राउटर कोई बिट सेट करके पैकेट में कोई चेंजेस करके टीसीपी को नहीं बता रहा। तो एंड टू एंड कंजेस्शन कंट्रोल को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एंड टू एंड कंजेस्शन कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के दो ही तरीके हैं। लॉस्ट पैकेट्स, मैंने कोई पैकेट भेजा
डेस्टिनेशन को रिसीव नहीं हुआ, वी वुड से कि कंजेस्शन आ गया है। लॉन्गर डिलेज, मैंने एक पैकेट भेजा लेकिन यूजुअल जो पैकेट के वापस रिप्लाई आने में टाइम लगता था, अब उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो गया, डिले निस्बतन ज़्यादा आ गया है। तो आई कैन इज्यूम कि ये जो लॉन्गर डिले आया है ये भी नेटवर्क में कंजेस्शन की वजह से आया है। ठीक है, कंजेस्शन जो है हमारे नेटवर्क्स में शायद सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स में से एक है, आज भी एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन पाथवेज को बड़े कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी एप्लीकेशन की डेटा नीड्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। किसी ज़माने में एक अच्छी वेब सर्फिंग जो होती थी, दैट यूज्ड टू बी अ स्टैंडर्ड के इंटरनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, टुडे वी टॉक अबाउट हाई डेफिनेशन वीडियोस। ठीक है, तो हमारी यूजेज और कैपेसिटी, यूजेज और एप्लीकेशन की नीड्स भी बढ़ना शुरू हो गई। आज हम बहुत हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स पे गेम्स खेलना चाहते हैं जो इंटरैक्टिव हैं और जिसमें टाइम्स और डिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी नीड्स भी चेंज होना शुरू हो गई, तो कॉन्स्टेंटली कॉन्जेस्शन जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। टीसीपी इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू द इंटरनेट सक्सेस, क्योंकि ये नेटवर्क की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नेटवर्क में जाने नहीं देता। एज वी डिस्कस्ड कि टीसीपी दोनों एंड टू एंड और नेटवर्क असिस्टेड कंजेस्शन कंट्रोल के साथ काम करता है। देयर आर सम राउटर्स जो कुछ बिट्स या इस तरह की चीजें सेट करके दे कैन टेल टीसीपी, लेकिन हमारा जो फोकस होगा of the study that would be the end-to-end behavior कि कैसे TCP end systems पे रहते हुए without getting any explicit feedback from the network how it can identify कि अब network में congestion आ चुका है। If TCP has identified कि network में congestion आ चुका है तो TCP के पास best approach और असल में single approach यही है कि TCP अब अपनी sending rate को कम कर दें till the time network से congestion खत्म ना हो जाए। जब congestion खत्म होती है TCP दोबारा से अपने sending rate को जो है वो बढ़ा के तो बेहतर कर सकता है। Any questions so far? Okay, ji, we have a short break. We will resume our lecture in 10 minutes.